वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया। 1992 से कोटा राजस्थान में फिज़िक्स डील कर रहा हूं, फिज़िक्स पढ़ा रहा हूं बच्चों। वेबसाइट है physicsgyan.com। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं board_physics_2021। यूट्यूब पे चैनल जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका नाम है फिज़िक्स इन लाइफ एंड लाइव। तो बच्चों हम कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज, और इसमें ये लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम सीखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स, है ना। बाय कांस्टेंट फोर्स हम समझ चुके हैं, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अभी इसको हम डिराइव करेंगे वेरिएबल फोर्स के लिए। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होता है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स ओपन कर सकते हैं बच्चों। इसमें यह है आर्टिकल 6.5 वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। अभी तक हमने जो डील किया है वो किया है कि फोर्स कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो अगर काम करता है किसी ऑब्जेक्ट पर और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने में सफल रहता है, प्रोवाइडेड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 ना हो, है ना, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंगल हुआ तब तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, 180 हुआ तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। बाकी सब एंगल के लिए वर्क डन उसमें मिलता है हमको। तो वहां तो फोर्स कांस्टेंट ट्रीट किया था हमने। अब मान लीजिए वेरिएबल है फोर्स, तो क्या होगा, हमें पता है W होता है F डॉट एस। तो आगे की बात करते हैं आर्टिकल 6.5 में। ए कांस्टेंट फोर्स इज रेयर, इट इज द वेरिएबल फोर्स विच इज मोर कॉमनली एनकाउंटर्ड। अगर हम डेली लाइफ सिचुएशंस की बात करें तो हमारे सामने कांस्टेंट फोर्स जो है वो तो रेयरली ही मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी काम हम करते हैं, मान लीजिए मैंने एक टेबल को उठाया और उसको मैंने शिफ्ट किया टेबल को उठाकर। तो जब मैं एक टेबल को उठाकर शिफ्ट कर रहा हूँ तो जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ वो वेरिएबल है। जब मैं उठा रहा हूँ तो mg के अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ, उठाकर हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर रहा हूँ तो mg के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं हो रहा है, फिर भी फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। अभी मैं सिर्फ फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। जब मैं चल रहा हूँ तो चप्पल और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो फोर्स होता है बच्चों ये वेरिएबल होता है, ये वेरी करता है। So constant force is rare, it is the variable force which is more commonly encountered. Figure 6.2 is a plot of a varying force in one dimension. अब ये भी है कि फोर्स एक प्लेन में लग रहा है या एक डायरेक्शन में लग रहा है। If the displacement delta x is small, we can take the force fx as approximately constant and the work done is then delta w equal to f, जो कि फंक्शन है x का इंटू डेल्टा x, जहां पर f तो फोर्स है और बच्चों x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तो टेबल 6.2 है, हमें चाहिए फिगर 6.2। तो फिगर 6.2 ये 6.3a है और फिगर 6.2। ओके, और पीछे चलते हैं हम। ये रहा फिगर 6.2। ये जो फोर्स लग रहा है अगर ये वेरिएबल हो तो क्या होगा, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो फिगर 6.2 के रेफरेंस में जब हम बात कर रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स के लिए अगर फोर्स को कांस्टेंट मान लें तो वर्क डन को हम ऐसे दिखाएंगे, एफ इंटू डेल्टा एक्स। कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रैकेट में जो एक्स लिखा है वो दिखा रहा है कि फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, यानी फोर्स जो वेरी कर रहा है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है। अगर यहाँ लिखा होता टी लिखा होता तो ये टाइम वेरिंग फोर्स होता, टाइम के साथ वेरी करता। तो
इसको इलस्ट्रेट किया गया है। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 6.3a ग्राफ बनाकर एडिंग सक्सेसिव रेक्टेंगुलर एरियाज इन फिगर 6.3a वी गेट द टोटल वर्क डन एज। आपको पता है जब भी कोई ग्राफ हम खींचते हैं उसमें y एक्सिस पर जो क्वांटिटी है और जो x एक्सिस पर क्वांटिटी है उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे फोर्स और टाइम के बीच अगर मैं ग्राफ खींचूं तो उनका प्रोडक्ट इम्पल्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि चेंज इन मोमेंटम भी होता है। तो ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है सिंपली दोनों के प्रोडक्ट को। ऐसे ही आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, अगर ये पीवी ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, तो पी और वी के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पर हमने मान लिया ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स जो हिस्टोग्राम जैसे मैथमेटिक्स में बनाते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट dx 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 इनके लिए फोर्स को लगभग कांस्टेंट माने, हालांकि वैरी कर रहा है, पर हम ये मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इतना स्मॉल है, इतना छोटा है कि उसके लिए फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम सीधे सीधे वर्क डन निकाल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल के यहाँ से लेकर xi यानी इनिशियल पोजीशन से लेकर xf यानी फाइनल पोजीशन तक ऐसे सारे स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट करके जोड़ दिया अगर, तो उसको हम समेशन वाले सिंबल से दिखा सकते हैं। W ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, दो बराबर के चिन्ह और एक लहरदार सिंबल, ये इक्विवेलेंट है। xi टू xf मिसप्रिंट हो गया है, i है ना, i ही है, i सही है। fx डेल्टा x, तो ये जो x आ रहा है ये फंक्शन ऑफ x से दिखा रहा है, वेयर द समेशन इज फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन xi टू द फाइनल पोजिशन xf। If the displacements are allowed to approach zero, छोटे होते होते जीरो की तरफ जा रहे हैं, tending towards zero, then the number of terms in the sum increases without limit। ऐसे सिचुएशन में बेटर रहेगा हम इंटीग्रेबल फॉर्म में, इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें, बट द सम अप्रोचेज ए डेफिनेट वैल्यू इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। तो इन फिगर 6.3b देन द वर्क डन इज, तो देखिए अगर ये एलिमेंट छोटे 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 होते जाएं तो हम इसको स्मूथ कर्व में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो एरिया अंडर द कर्व इसके बराबर आ जाएगा। और आप जानते हैं एरिया अंडर द कर्व अगर आपको निकालना है यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन आपको करना होगा। सो वर्क डन W हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 f डेल्टा एक्स, इस ब्रैकेट वाले x को मैं नहीं पढ़ रहा, फ्रॉम xi टू xf, और लिमिट्स लगा दी हमने, लोअर लिमिट xi, अपर लिमिट xf, integration of fx dx, where limit stands for the limit of the sum when delta x tends to 0. Thus for a varying force the work done can be expressed as a definite integral। देखिए जब लिमिट्स लगा दी तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 होता है, और लिमिट्स नहीं लगाते तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, और उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 0 नहीं होता। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन की। यहां पर आप ग्राफ में देख रहे हैं द शेडेड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द वैरिंग फोर्स F ओवर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, डेल्टा W fx डेल्टा x, और B पार्ट एडिंग द एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स वी फाइंड दैट फॉर डेल्टा x टेंड्स टू 0 एरिया अंडर द कर्व इज एग्जैक्टली इक्वल टू वर्क डन, इसके बराबर ये हो जाता है। एग्जाम्पल 6.5 देखते हैं। ए वुमन पुशेज ए ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म, वो धकेल कर ले जा रही, विच हैज ए रफ सरफेस, तो यानी फ्रिक्शन काम कर रहे हैं वहां पर। शी अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का फोर्स उसने लगाया। देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, थकान महसूस करती है, एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस ऑफ 50 न्यूटन। ओके, उसके बाद जो है फोर्स रिड्यूस हो रहा है, द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। 10 मीटर तक फोर्स कांस्टेंट था, अगले 10 मीटर फोर्स वेरिएबल है जो घटकर 50 न्यूटन रह जाता है और प्रोग्रेसिवली रिड्यूस होता है, ऐसा लिखा है। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है बच्चों, दो फोर्सेस हैं और इनमें से एक कांस्टेंट नेचर का है,
फ्रिक्शन जैसे कि हम जानते हैं स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। लॉज ऑफ मोशन में हमने सीखा चैप्टर नंबर 5 में, friction between solid surfaces is independent of speed, although friction between liquids, that is viscous drag, internal fluid friction, it depends on velocity। वो स्पीड पर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ये तो नहीं करता। सो अगर हम ग्राफ खींचते हैं, एक फोर्स जो वो महिला लगा रही हैं वो वेरिएबल है, और दूसरा फोर्स जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है फ्लोर पर वो कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसा आएगा, एक्स एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट को दिखाया, फ्रिक्शन का फोर्स थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, -50 से दिखाया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए माइनस साइन से हमने दिखाया। फ्रिक्शन का फोर्स कांस्टेंट डॉटेड लाइन से, और जो वो महिला लगा रही है 100 न्यूटन का फोर्स 10 मीटर तक लगा, उसके बाद घटते घटते प्रोग्रेसिवली घटते घटते ये आ गया 50 न्यूटन पर, यानी पॉइंट ई के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये जो मार्क है ये है 50 न्यूटन। The plot of the applied force is shown in figure 6.4 at x equal to 20 meter, F equal to 50 Newton, जो कि 0 नहीं है। We are given that the frictional force F is 50 Newton. It opposes motion and acts in a direction opposite to F. तो फ्रिक्शन ने जो वर्क किया हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। नीचे वाले इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी -50 इंटू 20, ये रिजल्ट होगा। द वर्क डन बाय द वुमेन अगर निकालना है तो हमें एक तो रेक्टेंगल ADCB या ABCD का एरिया और उसमें ट्रेपेजियम DIEC या CDIE इसका एरिया जोड़ना होगा। सो द वर्क डन बाय वुमेन इज WF, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CEID। दोनों को जोड़ा हमने 100 इंटू 10 यहाँ तक, प्लस हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। वो हैं पैरेलल साइड्स कौन कौन सी, ये 100 और ये 50, तो 100 प्लस 50 इंटू 10, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10। सो व्हाट वी गेट 750 जूल वर्क। तो 750 जूल वर्क तो किया वुमन ने, और अब बचा फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन का वर्क हो गया 50 इंटू 10, सॉरी 50 इंटू 20, तो 50 इंटू 20, तो फ्रिक्शन का वर्क हुआ 1000 जूल। नेगेटिव है तो माइनस कर दिया हमने। द एरिया ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द फोर्स एक्सिस हैज ए नेगेटिव साइन। तो इंडिविजुअली यही पूछा गया था, तो दोनों वर्क हमने कैलकुलेट करके बता दी, पर अगर नेट वर्क पूछेंगे तो पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि बॉक्स पर हुआ, पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क। सो इस तरह से वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स कैलकुलेशन उसकी की जाती है। आर्टिकल 6.6 देखते हैं बच्चों, द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। ये वो सवाल है जो स्कूल एग्जाम में बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी से पूछा ही जाता है, और इसका जो रिजल्ट है वो हम यूज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंपटीशन बेसिस वाले क्वेश्चन, कई तरह के न्यूमेरिकल वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं इससे। हालांकि वो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप काइनेमैटिक्स लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं और काइनेटिक्स लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। काइनेमैटिक्स यानी जिसमें हम प्योरली मोशन को स्टडी करते, फोर्स की बात नहीं करते, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन लगाकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे, उसमें मैं तरीका बताऊंगा, कौन सा तरीका बेटर रहेगा वो जज करें। We are now familiar with the concepts of work and kinetic energy. To prove the work energy theorem for a variable force, we confine ourselves to one dimension. The time rate of change of kinetic energy is, तो kinetic energy की rate of change अगर मुझे लिखनी है तो dk/dt, जहाँ पर k kinetic energy है, तो ये हो गया d/dt of half mv square। इसमें हम क्या करेंगे, m जो कि कांस्टेंट है, जब भी डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो गया m टाइम्स dv/dt इंटू v। तो इसको ही हमने कैसे लिखा है तो समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें हाफ आपको नहीं दिख रहा है, और m dv/dt होता है एक्सेलरेशन a, तो उसको हमने लिख दिया m इंटू a को फोर्स f इंटू v, और यहां से हमको मिल जाता है f टाइम्स
dx by dt, इस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो dk है वो हमें मिल जाता है f टाइम्स dx, क्योंकि dt dt दोनों साइड नीचे कैंसिल हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ हाफ का फैक्टर कहाँ गया। तो मैं एक स्टेप और लिखकर बता देता हूँ आपको। डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर को हमने कैसे सॉल्व किया। तो देखिए, डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखेंगे, हाफ कांस्टेंट बाहर, एम कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर। अब क्योंकि वी स्क्वायर वी का फंक्शन है, टाइम टी का फंक्शन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, t के रिस्पेक्ट में नहीं। तो मैंने क्या किया, dv से डिवाइड किया और dv से मल्टीप्लाई किया। तो dv बाय dt को मैंने अलग से लिखा और यहां पर मैं v स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो व्हाट वी गेट, मुझे मिलता है हाफ m, ये जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर n, ये होता है n टाइम्स एक्स रेस टू पावर n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को मैंने लगाया, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ से मुझे मिलता है 2v एंड रिमेनिंग इज dv बाई dt। ये स्टेप हम लिख भी सकते हैं एग्जाम में और आप इनको स्किप भी कर सकते हो, इसके मार्क्स नहीं होते, सारी स्टेप्स लिखना जरूरी नहीं होता वहाँ पर। तो अब आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कट गया है, इसलिए वहाँ पर मिसिंग है हाफ। तो व्हाट वी गेट, mv dv बाय dt। अब इसको हम और अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। तो mv m इंटू वी डी वी बाई डी टी यहाँ से आया। फिर इस डी वी बाई डी टी जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको एक्सेलेरेशन लिखा और m इंटू ए को लिख दिया हमने फोर्स। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी को लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स बाई डी टी। डी टी यहाँ पर भी दोनों साइड डी टी कट गया, तो डी के आ गया एफ डी एक्स और डी के तो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको हम चाहें तो ऐसे लिखें। ये क्या हम स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखा था, स्मॉल फोर्स के लिए। इसको पूरे वर्क डन, पूरे मोशन के लिए अगर लिखें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी के फ्रॉम के आई टू के एफ और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। तो के आई एंड के एफ आर द इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जीज corresponding to initial position xi and final position xf। तो यहाँ से हमें के एफ माइनस के आई मिल जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स जो कि वर्क डन है एक्चुअल में। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। Thus the work energy theorem is proved for a variable force. While the work energy theorem is useful in a variety of problems, it does not in general incorporate the complete dynamical information of Newton's second law. It is an integral form of Newton's second law. Newton's second law का इंटीग्रल फॉर्म है। तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्ट सवाल में पूछा जा सकता है। द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ इज, अब वहाँ 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपको ध्यान रखना है। न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व्स एन इंटीग्रल over an interval of time, in this sense the temporal यानी टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं टेम्पोरल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ इज इंटीग्रेटेड ओवर एंड इज नॉट अवेलेबल explicitly. Another observation is that Newton's second law for 2 or 3 dimension is in vector form, whereas the work energy theorem is in scalar form. तो कंपेयर कर दिया दोनों को कि न्यूटन सेकेंड लॉ से जो कर सकते हैं वो वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर करेंगे तो डिफरेंस आएगा वेक्टर और स्केलर का। इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस कंटेन्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ इज नॉट प्रेजेंट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में डायरेक्शन वाली इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगी क्योंकि ये स्केलर फॉर्म है, और न्यूटन सेकेंड लॉ में डायरेक्शन वाली इंफॉर्मेशन शामिल रहेगी। एग्जाम्पल 6.6 देखते हैं बच्चों। एक ब्लॉक है मास है 1 kg का,
मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, उस पर चल रहा है विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। वो एंटर करता है रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0.1 टू x इक्वल टू 2.01 मीटर, यानी बाकी स्मूथ है, बीच में एक रफ पैच आ गया। The retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x over this range। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया है, अब की बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो रिटार्डिंग फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स कैसा है, x बढ़ने के साथ घटता है, फ्रिक्शन घटता जा रहा है, यानी शुरू में ज़्यादा रफ है, बाद में कम रफ है। तो यहाँ हमने कोई कांस्टेंट ले लिया k, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये अपोज करेगा। तो ये इस रेंज में 0.1 से लेकर 2.01 तक ऐसा है, और फोर्स जो है वो 0 रहेगा अगर डिस्प्लेसमेंट लेस देन 0.1 है या पोजीशन जो है 2.01 मीटर के बाद की है। के एक कांस्टेंट है, वो आपको दिया हुआ है 0.5 जूल। व्हाट इज द फाइनल, अच्छा ये जूल कहाँ से आई यूनिट, चेक करेंगे तो यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इधर बनेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, और वर्क की यूनिट होती है जूल, इसलिए के की यूनिट भी बन गई जूल। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड वी एफ ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस दिस पैच। अब इसको लिंक करने की कोशिश करें प्रैक्टिकल सिचुएशन से। मान लीजिए ढलान से गाड़ी लुढ़क रही है ना, कार ढलान पे लुढ़क रही है, इंजन बंद कर रखा, आप कोई फोर्स नहीं लगा, ढलान की वजह से लुढ़क रही है, mg sin थीटा काम कर रहा है उस पर। रास्ते में खराब सड़क आ गई, खराब सड़क कैसी है, शुरू में तो बिल्कुल गिट्टी आ गई जो जमी हुई भी नहीं है, और फिर धीरे धीरे वो गिट्टी जम रही है, तो सॉलिडनेस बढ़ती जा रही है। जब बिना जमी हुई गिट्टी पर जैसे बजरी आ जाती है रास्ते में, तो आपकी गाड़ी, साइकिल की स्पीड कम हो जाती है, साइकिल आप चला रहे बजरी में से चलाएंगे तो बिल्कुल वैसा ही इम्पैक्ट है। शुरू में रिटार्डिंग फोर्स ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे जमी हुई मिलेगी रिटार्डिंग फोर्स कम होता चला जाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्लम आएगा ना, ये स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इनिशियल कितनी थी वो आपको दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितनी बचेगी वो आपको पता करके निकालनी है। अब हुआ क्या, उस रफ पैच ने कुछ वर्क किया जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स लगाकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसलिए कांस्टेंट फोर्स वाली वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इंटीग्रेबल फॉर्म में लगेगी क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। तो हमें पता है के एफ इज के आई प्लस, ये आ गया वर्क डन का, वर्क डन वाली टर्म आ गई 0.1 से लेकर 2.01 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हमने लिखा माइनस के बाय एक्स, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख दिया। तो क्या मिलता है, हाफ एम वी आई स्क्वेयर, ये काइनेटिक एनर्जी। तो ये ऐसे लिखा कैसे, अगर आपको समझना है तो मैं इसको लिखकर बता देता हूँ बच्चों आपको हाउ टू राइट दिस। हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट डी एक्स। वैक्टर का भी ध्यान रखें जिससे डायरेक्शन अपने आप इंक्लूड हो जाएगी इसमें डॉट प्रोडक्ट में, और कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई टू एक्स एफ। तो जब मैं इस माइनस के आई को साइड चेंज करके राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो ये बनेगा प्लस के आई, और बाकी ये आ गया वर्क डन की टर्म आ गई एफ डॉट डी एक्स। तो यही फॉर्मूला यूज किया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर। तो हाफ एम वी आई स्क्वेयर, अच्छा ये माइनस क्यों आ गया, यहां तक तो प्लस था क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, डॉट प्रोडक्ट जब हम खोलेंगे या फिर हम डायरेक्टली उसको माइनस के एक्स ऐसे दिखा सकते हैं। तो हम जानते हैं 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ln आ गया है ना, क्योंकि ये ln x यहाँ पे आ गया, इंटीग्रेशन में log आ गया। तो हमने log को कैलकुलेट किया। अब इसकी वैल्यू आपको, अगर ये सिंपली कैलकुलेट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है जैसे ये आ गया 0.5 टाइम्स ln 20.1, तो इसकी वैल्यू हम टेबल में देखकर, लॉगरिथमिक टेबल में देखकर निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। सो
व्हाट वी गेट 0.5 जूल, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गए, हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, तो वहां से वी एफ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 kF अपॉन एम का अंडर रूट, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड इस केस में निकल के आता है। ये नोट दैट in 1n, 1n is a symbol for the natural logarithm, sorry, ln is a symbol for the natural logarithm to the base e and not the logarithm to the base 10। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप ln की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो लॉगरिथमिक टेबल दी जाती है वो बेस 10 के लिए होती है, तो 2.303 का फैक्टर मल्टीप्लाई होकर आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत काम आता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस फैक्टर को कैसे यूज करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। तो उसके लिए एक मैं सिंपल सा रूल आपको बताता हूं, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो तैयार करना है, जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में काम आएगा, आपको वो याद रखना है कि अगर हम log 2 की बात करें जो कि बेस 10 में है, तो ये होता है 0.3010। टेबल से भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। पर यहीं पर मैं बेस ई कर दूं अगर, तो जिसको एलन लिखते हैं हम, एलन ये होता है बेस ई में, तो इसकी वैल्यू होती है 0.693। ये दो वैल्यू बहुत ही काम की, आपको याद होनी चाहिए। एटॉमिक फिजिक्स में भी काम आती है, केमिस्ट्री में भी काम आती है। तो अब हम साफ साफ देख रहे हैं कि 0.693 बड़ा है 0.3010 से। इसका मतलब अगर आपको ln यानी बेस ई में वैल्यू चाहिए किसी भी क्वांटिटी x की, तो वो बड़ी होगी। तो बड़ी होगी तो कब मिलेगी? 2.303 से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर, आप खुद जज करें। तो ये तभी मिलेगी जब आप 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बेस 10 वाली वैल्यू होगी कम और बेस ई वाली वैल्यू होगी ज़्यादा। तो इस लॉजिक को अगर आप याद रखें, इन दो वैल्यूज़ को याद रखें, log 2 ln 2 की वैल्यू, तो बड़ी आसानी से हम इसको लिंक कर सकते हैं बच्चों। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए कंसेप्ट वाइज, किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए और सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। तो आप फेथफुली इसको फॉलो करें, बहुत ही फायदा आप इससे उठा पाएंगे। तो बच्चों जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।